गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज जो है हम लोग ट्रेड थ्योरी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका सिंबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और आप लोग इसको कोशिश करेंगे समझने का। तो आप ये सिंबल को देखें और बताएं ये सिंबल जो है इससे क्या चीज़ रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल जैसा कि आप समझ रहे होंगे ये जो है ये सिंबल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो आज जो है हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर इंट्रोडक्शन। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक युक्ति है, मतलब एक स्थिर डिवाइस है जो कि विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने जो है एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना के रखा है। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इस टर्मिनल पे हम लोग इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमें आउटपुट प्राप्त होगा और ये क्या करता है ये आसानी से, अब यहाँ पर ये निर्भर करता है देखिए कि ये नंबर ऑफ टर्न कितना है। ये जो नंबर ऑफ टर्न तो अगर यदि नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक है तो वो जो साइड होगा वो आपका HT साइड होगा, हाई टेंशन टर्मिनल। और नंबर ऑफ टर्न अगर यदि कम होगा तो इस कंडीशन में ये जो टर्मिनल होगा ये LT टर्मिनल होगा। अब जस्ट इसी को अगर यदि हम पलट दें अब देखिए कि ये जो है यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक। तो इस कंडीशन में ये LT टर्मिनल हो जाएगा और ये HT टर्मिनल हो जाएगा। तो ये देखिए कहता है कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को, यहाँ पे हम लोग विद्युत ऊर्जा दिए तो यहाँ पर भी हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा दिए तो यहाँ पे भी हमको विद्युत ऊर्जा मिलेगा।
तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, देखिए ये अलग परिपथ है और ये अलग परिपथ है, दोनों का आपस में कोई लिंकअप नहीं होता है। इसमें जो दोनों का लिंकअप होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्थानांतरित करती है। और ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है एक ऐसी युक्ति है जिससे हम लोग आसानी से और यानी कि सुगमता से वोल्टेज को अधिक से कम और कम से अधिक कर सकते हैं। ये जो है ट्रांसफार्मर का परिचय हुआ। और एक बात यहाँ इस पे याद रखनी चाहिए आपको कि ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स एसी करंट। तो ट्रांसफार्मर जो है ओनली जो है आपका एसी सर्किट पे ही काम करेगा, डीसी पे नहीं करेगा। अगर यदि हम किसी ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसके बाद जो है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। वर्किंग प्रिंसिपल। तो काम करने का सिद्धांत यानी कि इसका जो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है वो क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम कर सकता है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्शन का अस्तित्व, और जैसा कि आप जानते हैं इंडक्शन का अस्तित्व केवल एसी सर्किट में होता है, एसी परिपथ में होता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करती है, एसी पर कार्य करती है, डीसी पर नहीं। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इंडक्शन का अस्तित्व केवल और केवल एसी में देखने के लिए मिलता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर जो है एसी पर कार्य करती है, डीसी पर नहीं करती है। अब हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन कहते किसको हैं। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन का इसका हिंदी हम लोग बोले, इसको बोलते हैं हम लोग अन्योन प्रेरण। प्रेरण मीन्स इंडक्शन। तो इंडक्शन क्या है, तो देखिए ये जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, इस ट्रांसफार्मर पे हमने जो है एसी सप्लाई दिया। तो एसी सप्लाई जैसा कि आप जानते हैं कि निश्चित समयांतराल में उसकी पोलरिटी जो है वो चेंज होते रहती है। तो यहाँ पे जब हम लोग एसी सप्लाई दिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने फेज दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दिया, तो इसकी पोलरिटी अल्टरनेटिंग एक निश्चित समयांतराल में बदलती रहेगी। तो ये इसमें क्या होगा कि बिना कोई घूमने वाला भाग होने के कारण ही क्या हो जाएगा, इसके देखिए ये एक कोर है, कोर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है और इस वाइंडिंग के ऊपर फिर जो है सेकेंडरी वाइंडिंग की हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी कोर है
कोर पे सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ है, सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर सेपरेटर मारा हुआ है और उस सेपरेटर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग मारी हुई है। तो जैसे ही हम लोग प्राइमरी में देंगे एसी सप्लाई देंगे तो पोल उसका चेंज होते रहेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसका चेंज होते रहेगा। तो बिना घूमने वाला भाग होते हुए भी ये क्या करेगा कि ये जो हमारा सेकेंडरी है ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर देगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करने के कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहां पे ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, देखिए प्राइमरी में हमने सप्लाई दिया और हमें ईएमएफ सेकेंडरी में मिल गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक कुंडली के कारण, यानी कि इस सर्किट के कारण दूसरे सर्किट में दूसरे परिपथ में ऑटोमेटिक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इस कुंडली में हम लोग धारा दिए और उसी कुंडली में अगर यदि इंडक्शन देखने के लिए मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पे आप लोग समझ गए होंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अब जो है ट्रांसफार्मर की संरचना की हम लोग बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो संरचना की बात करें, ट्रांसफार्मर के संरचना की बात करें तो ट्रांसफार्मर में जो है दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसमें हम लोग पहले को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग स्थापित की जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहेंगे? तो ट्रांसफार्मर का वह वाइंडिंग जिस वाइंडिंग में विद्युत स्रोत को जोड़ा जाता है। तो देखिए मान लिया जाए हम ये इस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, यहां पर जो हमारा बना हुआ है ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इस पे हम लोग क्या किए कि ये यहां पे हम लोग सोर्स इनपुट किए। यहां पे हम लोग क्या किया कि सोर्स जो है इसमें दिया, मतलब सप्लाई को इन किया। तो ये सप्लाई इन वाला जो है ये हमारा जो वाइंडिंग हो गया, इसी वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इसकी बात करें हम लोग तो यहां पे इनपुट इस मतलब इस परिपथ में है, इस कॉइल में है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। इस वाइंडिंग देखिए, तो जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है, सप्लाई स्रोत से जुड़ने वाला वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। अब आइए सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित करते हैं
जिस वाइंडिंग को लोड से संयोजित करते हैं उस वाइंडिंग को सेकेंडरी कहा जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो वाइंडिंग पाई जाती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग को सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाता है उसको प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, और ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग को आपको लोड से साथ संयोजित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके बाद यहां पे ये देखिए यहां पे आप देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये बीच में देखिए ये हमने दो लाइन पैरेलली ड्रॉ किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर। और ये जो कोर होते हैं ये होते हैं आपका स्टील स्टैंपिंग, स्टील स्टैंपिंग, स्टील स्टैंपिंग से निर्मित। तो ये जो स्टील स्टैंपिंग है ये क्या करता है कि पहले कॉइल में यानी कि पहली वाइंडिंग में जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं, ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग को पूरा कराता है। ठीक है, तो ये चुंबकीय मार्ग रेखाओं का जब पूरा करेगा तब जो है ये सेकेंडरी कट करेगा, और सेकेंडरी कट करने के बाद सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के कोर किसके बनाए जाते हैं, तो स्टील स्टैंपिंग से निर्मित कोर के बने होते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग प्रदान करना है, मार्ग को पूर्ण करता है, ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी के द्वारा स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारना। और वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग कोर पर स्थापित की जाती है, वाइंडिंग कोर पर स्थापित की जाती है।
तो ये है आपका ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, तो ये इसका जो बनावट है ये स्टील स्टैंपिंग से निर्मित होता है। स्टील स्टैंपिंग क्या करता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग को पूरा करता है। प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी अधिका से अधिक सेकेंडरी में से गुजर सके, जिससे हमारा क्या होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वाइंडिंग को जो है हम कहाँ करते हैं, कोर में स्थापित करते हैं। इसके बाद आपका होता है वर्किंग प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, जब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी स्रोत में जब जो है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी स्रोत में एसी को इनपुट कर दिए, एसी से संयोजित कर दिए, तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रवाह प्राइमरी के चारों तरफ, ये जो है प्राइमरी जो हमारा है, इसमें जब हम लोग एसी सप्लाई करेंगे तो इसके क्या होगा कि चारों ओर जो है प्रत्यावर्ती स्वभाव का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें जैसे ही हम लोग एसी सप्लाई को इन किए तो इसमें जो है प्रत्यावर्ती नेचर का चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगा। चूंकि ये जो है एक ही कोर पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, इसमें हम लोग एसी सप्लाई दिए, एसी सप्लाई देने के बाद इसमें जो है अल्टरनेटिंग नेचर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी कोर पर प्राइमरी भी है और उसी कोर पर सेकेंडरी भी है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को ये क्या करेगा कि उसके चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगा, और कट करने के दौरान इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यही जो है आपके ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, और इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब यहां पे एक बात इसमें याद रखनी चाहिए, नोट पॉइंट एक कराते आपको, कि अगर यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को, यह है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए, एसी स्रोत से ना जोड़ करके इसको डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए, डीसी सप्लाई से, तब क्या होगा, तो डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो वाइंडिंग जल सकती है। इसका कारण है कि ये जो देखिए, तो देखिए यहां पे जो है
यहां पे हम लोग एसी के जगह हम लोग यहां पे डीसी सोर्स से जोड़ दिए, डीसी सप्लाई। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, वाइंडिंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी सर्किट में एसी सप्लाई करते हैं तो वहां पे दो चीज होगा, रजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो रजिस्टेंस और इंडक्टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एसी सर्किट में रजिस्टेंस और इंडक्टेंस मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों काम करता है। लेकिन जैसे ही हम इस ट्रांसफार्मर में यहां पे एसी की बजाय डीसी सप्लाई देंगे तो ओनली फॉर ये क्या करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, या आप इसको कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि इस कॉइल का इंडक्टेंस, इस वाइंडिंग का इंडक्टेंस अब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्सेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कम होने के कारण ये डीसी सप्लाई इस वाइंडिंग को पूर्णतः जला देगी और हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग का एसी है इसी वाइंडिंग में, वाइंडिंग वही है, ट्रांसफार्मर वही है, एसी दिए तो दोनों ऑपोजिशन ऑफर होगा, दोनों ऑपोजिशन ऑफर होगा। क्या क्या? रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर यदि हम यहाँ पे डीसी देते हैं तो इसका सिर्फ ऑपोजिशन ऑफर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम होने के कारण ये वाइंडिंग जल जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब देखिए एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के क्या लाभ हैं उसके बारे में एक एक पॉइंट को हम दिखाते हैं आपको। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आप लोग देखते हैं, ट्रांसफार्मर में जो है कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग नहीं होने के कारण इनका देखभाल और मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। और इसके परिचय के दौरान ही हमने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। दूसरा,
चूंकि ट्रांसफार्मर जो है ये एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इनकी इफिशिएंसी होने के कारण इनकी दक्षता 90 से 98% तक होती है। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी 90 से 98% तक होती है। अन्य वैद्युतिक मशीन की दक्षता इनकी तुलना में कम होती है। देखिए, स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इनकी दक्षता 90 से 98% होती है, और अन्य वैद्युतिक मशीन की हम लोग बात करें तो इनकी दक्षता ट्रांसफार्मर से जब भी होगी तो कम ही होगी। इसके बाद अब देखिए, एक एडवांटेज इंपॉर्टेंट है कि जितना भी मशीन्स आप लोग देखते हैं सिंगल फेज 3 फेज मोटर, वो आपका जो है 230 वोल्ट और 400 वोल्ट पे कार्य करती है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है ये अधिक वोल्टेज पर भी कार्य करने में सक्षम है, यानी कि अन्य वैद्युतिक मशीन की तुलना में ये क्या होता है कि ये 400 kVA। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है 11,000, 33,000, 66,000, 1,32,000 और 400 kVA, ये जो है 100, इसी को हम लोग बोलते हैं 132 kVA, 132 kV, इसी को हम लोग बोलेंगे 1,32,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ये जो है अधिक वोल्टेज पर भी संतोषजनक रूप से कार्य करता है, जबकि अन्य मशीनें जो है अधिक वोल्टेज पर संतोषजनक कार्य नहीं करती है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं, चौथा पॉइंट, कि ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टता घटाने पर कार्य अत्यंत अल्प विद्युत शक्ति खपत होती है। मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा जब वोल्टेज को कम वोल्टेज को हम लोग जब अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं, या अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जब हम लोग जो है वोल्टेज को देंगे, तो यहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर में जब भी हम लोग वोल्टेज देते हैं तो ये VA होता है, वोल्ट और एम्पियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग वोल्ट कम दिए तो यहाँ पे एम्पियर अधिक होगा। तो वोल्टेज जब कम दिए तो एम्पियर अधिक है, तो ये अधिक वोल्टेज में जब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमको VA मिलेगा, लेकिन यहाँ V कम था, यहाँ पे V ज़्यादा मिलेगा और एम्पियर कम हो जाएगा। तो इसमें इसको करने के दौरान, मतलब
कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलते समय हमारा जो लॉसेस है, लॉस, वो भी इसमें बहुत ही कम होता है। यानी कि बहुत ही कम खपत में, कम लॉसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की सहायता से निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद जो है जब हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था तब हम लोग क्या करते थे, डीसी लाइन का ट्रांसमिशन करते थे। और डीसी लाइन का ट्रांसमिशन करने में क्या होता था कि खर्च जो है अधिक पड़ता था। जब से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में जाना तो ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन डीसी प्रणाली के ट्रांसमिशन के जगह हम लोग एसी को करने लगे। और ये क्या होता है कि ये हमको सस्ते में जो है सस्ते में प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर यदि हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इस कंडीशन में हमको क्या होता है, डीसी सप्लाई की तुलना में, डीसी की तुलना में एसी का ट्रांसमिशन लागत कम होता है। तो ये किसके कारण हुआ, ये जो है आपके ट्रांसफार्मर के कारण हुआ। तो ये जो है, ये सब जो हमने 5 आपको दिखाया, ये पांचों क्या हैं, ट्रांसफार्मर के एडवांटेज हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आप इसमें नोट करा देते हैं आपको कि जैसे ही आपको एसी को ट्रांसमिशन करना है तो एसी को ट्रांसमिशन करते समय हम लोग क्या करते हैं कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। तो उच्च वोल्टेज में इसको परिवर्तित करेंगे तो ट्रांसफार्मर की सहायता से करेंगे। लेकिन अगर यदि हम लोग डीसी लाइन का ट्रांसमिशन करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ दूर जाने के बाद वो जो डीसी का सप्लाई है वो उसकी मतलब इफिशियंसी, उसका वोल्टेज जो है स्वतः घट जाता है। तो फिर कुछ दूरी में हमें क्या करना पड़ता है, बूस्टर की आवश्यकता होती है। बूस्टर की आवश्यकता होती है। और बूस्टर क्या होता है, तो बूस्टर जो है एक मोटर जनित्र होता है। मोटर जनित्र। और मोटर जनरेटर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो है मोटर जनरेटर मतलब एमजी सेट होता है। क्या होता है, बूस्टर क्या होता है, तो ये जो है ये एमजी सेट होता है। और एमजी सेट जैसा कि मोटर जनरेटर में आप जानते हैं कि इसमें घूमने वाला भाग होता है। और घूमने वाला भाग होने के कारण इसमें क्या होता है, इसकी दक्षता भी कम होती है, दक्षता कम होती है। और साथ ही इसका रखरखाव भी तो मोटर जनरेट यानी कि डीसी में अगर यदि हम लोग वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे
तो हमको जो है एक बूस्टर की आवश्यकता होगी। और बूस्टर क्या होता है, तो बूस्टर जो है एक मोटर जनरेटर होता है, यानी एमजी सेट होता है। और एमजी सेट में क्या होगा कि घूमने वाला भाग होगा, और घूमने वाला भाग होने के कारण इसकी दक्षता कम होगी, और साथ ही इसमें क्या होगा कि रखरखाव की इसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और यदि हम लोग एसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो एसी ट्रांसमिशन में क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो घूमने वाला भाग नहीं होने के कारण इसका क्या होगा कि इसकी इफिशियंसी भी अधिक होती है, और रखरखाव भी इसमें कम देखना पड़ता है। तो आज के क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।